देखिए, जो भी लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं वो आए दिन यूएस बॉन्ड यील्ड्स के बारे में ये जरूर सुनते रहते होंगे कि किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से यूएस बॉन्ड यील्ड्स गिर रही है, जिसकी वजह से डॉलर वीक हो रहा है, राइट। तो देखिए, ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स पूरे फॉरेक्स मार्केट को क्यों इम्पैक्ट करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है, और उसे डेली ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए डिकोड करते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स और फॉरेक्स मार्केट के पूरे कनेक्शन को। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार बॉन्ड होता क्या है और बॉन्ड यील्ड्स होती क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरे फॉरेक्स मार्केट को क्यों क्यों इम्पेक्ट करती है और कैसे इम्पेक्ट करती है। लास्ट में हम चार्ट के ऊपर समझेंगे कि हम डेली ट्रेडिंग में चार्ट के ऊपर इसका किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड बेसिकली इन्वेस्टर्स या फिर पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया लोन होता है। गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है या पैसा लेती है और बदले में वो प्रॉमिस करती है कि सालाना हम आपको इतना फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। तो ये इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स को अपने दिए गए पैसे के ऊपर कुछ फिक्स इंटरेस्ट मिलता है सालाना, राइट। सिंपल बॉन्ड, जिस तरीके से आप एफडी कराते हो बैंक में, एफडी में आप कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में और बैंक आपको सालाना कुछ फिक्स इंटरेस्ट पे करती है, सेम इसी तरीके से बॉन्ड होता है, राइट। अब देखिए, जो बॉन्ड होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक होती है बॉन्ड की फेस वैल्यू, एक होता है कूपन रेट, एक होता है मैच्योरिटी टाइम। फेस वैल्यू जो होती है एक बॉन्ड का प्राइस होता है कि गवर्नमेंट ने जितने बॉन्ड इशू किए हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसमें एक बॉन्ड का प्राइस क्या रखा गया है। तो लेट्स से $100 एक बॉन्ड का प्राइस रखा गया है। तो अगर आपको एक बॉन्ड चाहिए तो आप $100 पे करोगे, या फिर जितने भी आपको बॉन्ड चाहिए 100 के मल्टीपल में उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, राइट। दूसरा होता है कूपन रेट। कूपन रेट ये जो जितना पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हो उसके ऊपर सालाना कितना इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट आपको। लेट से इंटरेस्ट रेट अगर 5% है तो उसको बोलेंगे हम कूपन रेट, कि आपने 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा, उस पर $5 आपको सालाना गवर्नमेंट पे करेगी एज अ कूपन के तौर पे या फिर इंटरेस्ट रेट के तौर पे, राइट। वो होता है कूपन रेट। मेच्योरिटी टाइम होता है कि ये जो बॉन्ड आपको इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हो, यानी कि कितने समय बाद वो मेच्योर हो जाएगा, जब आप गवर्नमेंट से अपना पूरा पैसा जो आपने दिया था वो वापस ले सकते हो। सालाना आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा जितने साल का ये बॉन्ड होगा, प्लस जब ये मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा आपका, तब आपको पूरा पैसा गवर्नमेंट वापस दे देगी, राइट। तो जो जो बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड है, बॉन्ड जो हो सकता है वो 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के हो सकते हैं, राइट। तो ये तीन चीजें, जब बॉन्ड इशू होता है तो ये तीन चीजें उसके अंदर होती हैं, राइट। अब इन तीनों चीजों से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए समझने के लिए चीज है वो है कूपन रेट। कि कूपन रेट आखिरकार डिसाइड कैसे होता है। देखिए, ये पहले से प्री प्लान्ड होता है कि भाई 2 साल के लिए हम इशू करना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए करना चाह रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऐसे ही डिसाइड कर लेगी। फेस वैल्यू जनरली $1000 या फिर $100, ठीक है, 100 के मल्टीपल में जनरली रखी जाती है, तो ये भी प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो कूपन रेट होता है वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई चलो 5% देते हैं, चलो 6% देते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट ने सोच लिया और आपको उतना इंटरेस्ट देने लग गई। ये ऐसे करके कूपन रेट डिसाइड नहीं होता है। और ये जो कूपन रेट डिसाइड करने की जो प्रोसेस है वो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे जाके आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर जो कन्फ्यूजन होगा वो यहीं से क्रिएट होगा। और देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो समय लगता है उसमें, लेकिन जब तक आप बेसिक्स नहीं समझते, ठीक है, बेसिक्स नहीं समझते, तब तक आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग अपनी फंडामेंटल्स एनालिसिस कर लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, आपको कंफ्यूजन हमेशा होता रहेगा, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको जो बार बार क्वेश्चन उठते रहते हैं आपके दिमाग में कि सर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको वो बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ाता हूँ, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए तो आप उसके ऊपर एडवांस नॉलेज की कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, राइट। तो देखिए, कूपन रेट डिसाइड कैसे होता है। कूपन रेट ऑक्शन से डिसाइड होता है। सपोज करिए
गवर्नमेंट को 50 बिलियन डॉलर के बॉन्ड इशू करने हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा, बड़े बड़े बैंक, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आके बैठेंगे मीटिंग में और वो ऑक्शन करेंगे, यानी कि बोली लगाई जाएगी कि कितना इंटरेस्ट रेट उनको चाहिए जो पैसा वो दे रहे हैं उसके ऊपर, राइट। अब ये जो बोली जो है लगाई स्टार्ट कहाँ से होगी, उसका बेस क्या होगा, बोली कहीं से तो स्टार्ट होगी कि भाई 4% हमें चाहिए, 5% मांगना, किस बेस पे स्टार्ट करेंगे वो जो इन्वेस्टर्स हैं। तो हमेशा जो ऑक्शन का जो बेस होता है वो होता है जो जो फेड है, यानी कि वहाँ की जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, उसके इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है यूएस फेड का या सेंट्रल बैंक का, ये इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो पहले ही कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, राइट। तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वहां से स्टार्ट होगी, उसके आसपास से। सपोज करिए 3% का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, या फिर अभी रियल एग्जांपल ले लेते हैं, 3.75 का इंटरेस्ट रेट है यूएस के अंदर सेंट्रल बैंक का। तो अगर कोई बॉन्ड इशू करना होगा गवर्नमेंट को, तो वो वहां से बोली स्टार्ट होगी, यानी कि 3.75 इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स लोग बोलेंगे कि भाई हम तो 4% चाहिए हमें, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बॉन्ड यील्ड हमेशा तय की जाती है, कूपन रेट तय किया जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ही मांगते हैं जो इन्वेस्टर जो मांगते हैं, क्योंकि ज्यादा ही उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट तो दे ही रही है बैंकों के, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है। तो इसीलिए जो बॉन्ड यील्ड या फिर कूपन जो कूपन रेट जो डिसाइड किया जाएगा वो 3.75 से थोड़ा सा ऊपर डिसाइड किया जाएगा। तो लेट्स से बोली लगी है भाई 4% चाहिए, दूसरा इन्वेस्टर बोलेगा नहीं मेरे को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके से बोली लगाई जाएगी उसके आसपास। तो बेसलाइन उसका ये रहेगा, राइट। तो इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा ज्यादा ही ये बोली लगाई जाएगी। फाइनल कूपन रेट किसके बेस पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रहेगा। देखिए अभी इंटरेस्ट रेट लेट्स से 3.75% है और 10 साल का बॉन्ड इशू कर रही है गवर्नमेंट, या ठीक है, तो 10 साल के अंदर तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर लोग ये असेसमेंट करते हैं पहले कि भाई आज तो चलो 3.75 इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 महीनों में तो महंगाई बढ़ने वाली है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको पता है क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो भविष्य में तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो हम इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बॉन्ड यील्ड कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर जो कूपन रेट है वो इसके हिसाब से हम एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे। हमें तो ज्यादा चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा आपका 6 महीने बाद, ठीक है, तो हमें तो नुकसान होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई 4.5% चाहिए कूपन रेट, ठीक है। तो आने वाले समय में इन्फ्लेशन कैसी रहेगी और ग्रोथ कैसी रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी, उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, उसके बेस पे फाइनल कूपन रेट तय होता है। अगर इन्फ्लेशन भविष्य में बढ़ने वाली है तो कूपन रेट ज्यादा तय होगा इंटरेस्ट रेट से, अगर बढ़ने वाली है तो उतने के आसपास ही तय होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन घटने वाली है अगले 6 महीनों में तो इंटरेस्ट रेट भी घट जाएगा, इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो भाई बॉन्ड डील्स वो ऑफर क्यों करेंगी गवर्नमेंट इतना, राइट। तो इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है अपकमिंग फ्यूचर में है, उसके बेस पे ये फाइनल होता है, राइट। तो इस प्रोसेस को आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करेगा इसी टॉपिक में आगे चल के, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा जिस टर्म का यूज होगा या फिर सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग में आपके लिए यूज होगा वो बॉन्ड यील्ड ही यूज होने वाला, राइट। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी जो हमने ऑक्शन से जो कूपन रेट समझा था, बॉन्ड को समझा था, वो जो मार्केट थी जहां पे कूपन रेट डिसाइड हुआ था उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, राइट। प्राइमरी मार्केट में जिसने बॉन्ड खरीद लिया होगा, ठीक है, उसके बाद से वो बॉन्ड आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में वो बॉन्ड आके ट्रेड हो सकता है किसी स्टॉक की तरह, राइट। देखिए जैसे जब किसी स्टॉक कोई कंपनी होती है उसका जैसे आईपीओ आता है, ठीक है, आईपीओ में सबको शेयर बांट दिए जाते हैं, उसके बाद में वो शेयर क्या हो जाता है, लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। वहां पे वो स्टॉक ट्रेड होता है और उसकी प्राइस डेली ऊपर नीचे होती रहती है। इसी तरीके से बॉन्ड भी किसी स्टॉक की तरह ट्रेड होता है मार्केट में और उसकी प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है। जब बॉन्ड की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो उसके ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी ऊपर नीचे होगा। देखिए जिसने प्राइमरी मार्केट से बॉन्ड खरीदा होगा, यानी कि जहां पे इस ऑक्शन में बैठ के जिसने बॉन्ड खरीदा होगा, ठीक है, उसको तो यही इंटरेस्ट रेट मिलने वाला कूपन रेट, उसके लिए तो जो बॉन्ड यील्ड है वो यही हो गई, ठीक है। तो शुरुआत में जिसके पास जो बॉन्ड होता है, जिसने डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदा होता है, उसके लिए कूपन रेट और बॉन्ड यील्ड सेम होती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है
बॉन्ड खरीदने के बाद में सालाना कितना एक्चुअल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बोला जाता है, राइट। तो शुरुआत में जिसने प्राइमरी मार्केट से लिया उसके लिए बॉन्ड यील्ड और कूपन रेट सेम हो गया, लेकिन जिसने सेकेंडरी मार्केट से लिया उसके लिए ये नहीं होगा, राइट। उसके लिए क्या होगा, देखिए दो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि आखिरकार बॉन्ड यील्ड क्या होती है सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद। ठीक है, सपोज करिए बॉन्ड की डिमांड घट गई सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद, उसका प्राइस जो है घट गया। पहले $100 पे इशू हुआ था, मैंने ऊपर बताया, अब उसकी प्राइस घट के रहेगी बॉन्ड की $95। देखिए जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है वो वही इंटरेस्ट पे करती है जो शुरुआत में डिसाइड हुआ था ऑक्शन के टाइम पे, राइट। तो ऑक्शन के टाइम पे कितना इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था, $5, यानी कि $100 के बॉन्ड पे $5 गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था। तो गवर्नमेंट वो कभी भी चेंज नहीं करती है। अब ये जो बॉन्ड है सेकेंडरी मार्केट में किसी के पास चला जाए, गवर्नमेंट ने जो शुरुआत में फिक्स किया था $5, गवर्नमेंट $5 देती ही रहेगी, राइट। तो गवर्नमेंट जो है इसको चेंज कभी भी नहीं करती है, राइट। तो देखिए सपोज करिए मैंने सेकेंडरी मार्केट से $95 में वो बॉन्ड खरीदा है और गवर्नमेंट मेरे को कितना देगी, $5 देती रहेगी। तो $95 इन्वेस्ट करने पे मुझे सालाना $5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि रिटर्न मिल रहा है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना बना मेरा, 5.26, राइट। इसी तरीके से अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई और प्राइस उसका 105 हो गया सेकेंडरी मार्केट में, तो सपोज करिए मैंने 105 में खरीदा बॉन्ड, अब तो गवर्नमेंट कितना पे करेगी, अभी भी गवर्नमेंट $5 ही पे करती रहेगी मुझे। किसी के पास वो बॉन्ड हो किसी भी प्राइस पे, गवर्नमेंट $5 ही पे करेगी, क्योंकि वो जो शुरुआत में फिक्स होता है गवर्नमेंट तो वही पे करती है। तो $5 मेरे को गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन मैंने इन्वेस्ट कितने करने पड़े हैं $5 लेने के लिए, $105, सॉरी $105, राइट। तो अब मेरी इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा मुझे सालाना वो 4.75 पड़ेगा, राइट। तो ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो मुझे पड़ रहा है सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के बाद, इसको बोला जाता है बॉन्ड यील्ड। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली आपकी ये है कि देखिए बॉन्ड का प्राइस घटता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, और बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घट जाती है, राइट। तो यानी कि बॉन्ड और यील्ड्स में हमेशा बॉन्ड और जो यील्ड जो होती है वो इनवर्सली कोरिलेटेड होती हैं, और ये रिलेशन आपको याद रखना है, राइट। ये काफी काम में आने वाला है आपको, राइट। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया कि बॉन्ड यील्ड आखिरकार क्या होती है, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार ये बॉन्ड यील्ड पूरे फॉरेक्स मार्केट को क्यों इम्पैक्ट करता है और कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बॉन्ड की डिमांड को और सप्लाई को समझना पड़ेगा, और दूसरा आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को समझना पड़ेगा, राइट। तो देखिए अगर यूरोप से बहुत सारे लोग यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको करना क्या पड़ेगा, उनको पहले अपनी लोकल जो करेंसी है यूरो, उसको सेल करके यूएस डॉलर को पहले खरीदना पड़ेगा, और फिर देन इस यूएस डॉलर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूएस बॉन्ड के अंदर। जब बहुत सारे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर यूरो को एक साथ बेचेंगे और डॉलर को खरीदेंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या, यूरो की वैल्यू घट जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी यूरो के कंपैरिजन में, राइट। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जब डॉलर को खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और यूरो को बहुत सारे लोग बेचेंगे तो यूरो की डिमांड घटेगी, जिसके वजह से यूरो वीक हो जाएगा डॉलर के कंपैरिजन में, और डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा यूरो के कंपैरिजन में, राइट। तब ये पैसा यूएस बॉन्ड में जाएगा। इसी तरीके से कोई भी कंट्री दुनिया की यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी तो पहले उसको लोकल करेंसी को सेल करके डॉलर खरीदना पड़ेगा, देन वो इन्वेस्ट करेगा इसमें, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर करेंसी वीक हो जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में, और डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा उस पर्टिकुलर करेंसी के कंपैरिजन में, राइट। इस प्रोसेस की वजह से ही डायरेक्ट इंपैक्ट होता है किसी भी फॉरेक्स पेयर के ऊपर इस बॉन्ड मार्केट का, राइट। तो नेचुरली होता क्या है, ये कंबाइंड इफेक्ट ग्लोबल होता है, यानी कि जब सिचुएशन ऐसी बनती है, जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो ग्लोबल डिमांड बढ़ती है पूरी, और डॉलर की डिमांड घटती है तो ग्लोबली घट जाती है वो, राइट। सॉरी। तो देखिए जब डॉलर की यूएस बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तो ओवरऑल ज्यादातर देशों की कंट्रीज वीक होने लगती हैं एक साथ, और डीएक्सवाई स्ट्रांग होने लगता है, डॉलर स्ट्रांग होने लगता है। और जैसे ही ये डिमांड घट जाती है तो ग्लोबली घट जाती है, तो डीएक्सवाई वीक हो जाता है सारी ग्लोबल करेंसीज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट, राइट। इस प्रोसेस की वजह से ही पूरे फॉरेक्स मार्केट इंपैक्ट होता है। अब आपको समझना सिर्फ इतना सा है कि ये जो डिमांड है डॉलर, ये जो यूएस बॉन्ड की डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है, वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है, कब इस चीज की डिमांड बढ़ती है कब घटती है, ये हमें कैसे पता लगेगा।
तो उसके ये 3 फैक्टर्स हैं, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल, दूसरा है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, और तीसरा फैक्टर है रिस्क ऑन या फिर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। तो चलिए वन बाई वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल का किस तरीके से इंपैक्ट होता है बॉन्ड मार्केट के ऊपर, राइट। तो देखिए, इसको मॉनेटरी साइकिल भी बोल सकते हो आप, इकोनॉमिक साइकिल भी बोल सकते हो, सब एक ही चीज है, राइट। तो नॉर्मली ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, मॉनेटरी साइकिल है, वो काम कैसे करता है। सपोज करिए यूएस में अभी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अच्छी है और इन्फ्लेशन लो है। इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट चाहती है वो ये चाहती है कि ग्रोथ अच्छी हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट रेट को घटाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट घटते ही क्या होता है, लोग जो है लोन लेते हैं बैंकों से, लोन लेके वो अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। और प्रोडक्ट, जो आम लोग हैं वो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदते हैं लोन ले लेके, जिसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं, कंपनियां ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल देश की जीडीपी ग्रो करती है और ग्रोथ हाई हो जाती है, राइट। जब ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लोग यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जो रिस्की एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट क्योंकि कम है तो बॉन्ड यील्ड्स गिर जाती हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड घट जाती है, यूएस बॉन्ड की डिमांड घट जाती है, जिसकी वजह से डॉलर वीक हो जाता है, राइट। स्टॉक मतलब जो सारा पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, और डॉलर से पैसा बाहर आ जाता है। उस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है डॉलर के अंदर, तो ये घट जाता है, राइट। जब ये ग्रोथ एक लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है, जब लोगों के पास नौकरियां अच्छी हैं, लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं, ठीक है, लोग बहुत तेजी से परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो धीमे धीमे क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बढ़ने से उनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। जब ये इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये साइकिल बिल्कुल रिवर्स करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इस ग्रोथ के ऊपर ब्रेक लगाना होता है। ब्रेक लगाने का इस ग्रोथ के ऊपर एक ही टूल है गवर्नमेंट के पास, सबसे मेन, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक के पास। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होता क्या है कि लोग लोन लेना कम कर देते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदना कम कर देते हैं, कंपनियां लोन लेना कम कर देती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कम करना कर देती हैं, लोगों को फायर कर दिया जाता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं जब ग्रोथ वीक होती है, राइट। लेकिन और इस समय क्या होता है, लोग जो कंपनियों की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक्स और क्रिप्टो जो रिस्की एसेट्स है उनमें से पैसा निकल जाता है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग सेफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए बॉन्ड में पैसा इंसान सेफ्टी के लिए लगाता है हमेशा, कि वहां पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा मेरा, तो मेरा पैसा सेफ है वहां पे, अभी यहाँ पे तो ग्रोथ मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इस साइकिल में ये जो स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो गोल्ड में, इनमें ग्रोथ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ से पैसा निकल के कहाँ पहुंच जाता है, फिर डॉलर के अंदर, तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से, और ये वाले सारे जो एसेट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड, ओवरऑल डिमांड घट गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी लो हो जाता है। जब इन्फ्लेशन एक तय लिमिट से लो हो जाता है तो अगेन वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट होता है, जिसको एक्सपेंशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन वही, फिर इंटरेस्ट रेट लो, फिर हाई ग्रोथ, ये साइकिल इस तरीके से मॉनेटरी साइकिल चलता रहता है, राइट। तो आपको समझ में आया कि कब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा हो जाएंगी, बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा होने से बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ये वाला साइकिल चल रहा है, तो क्या होगा, ग्रोथ साइकिल जब चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट लो होंगे, तो जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड लो होगी, बॉन्ड यील्ड लो होगी तो कोई डॉलर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहां कम मिल रहा है, लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, राइट। तो आपको दोनों साइकिल समझ में आए होंगे कि कब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, और कब घट जाएगी। जब अब आपको बस आइडेंटिफाई ये करना है कि अभी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की कंडीशन क्या है, ठीक है, कौन सा साइकिल अभी चल रहा है और कौन सी स्टेज में चल रहा है, राइट। दूसरा आपको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखिए होता क्या है, किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, किसी कंट्री का बहुत ज्यादा होता है, खास करके यूएस के कंपेरिजन में। जापान का इंटरेस्ट रेट 0.75% है और यूएस का इंटरेस्ट रेट अभी 3.75% है। तो लोग होता क्या है, इस कंडीशन में कैरी ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे जापान से पैसा बोरो करेंगे, वो लोन ले लेंगे और उस पैसे को यूएस में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाने के लिए।
इसको बोलते हैं कैरी ट्रेडिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जापान ही है। तो यूएसडी जेपीवाई का चार्ट आप खोल के देखोगे, लगातार वो ऊपर जाता रहता है कई सालों से। उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि जापान में इंटरेस्ट रेट पहले और भी कम होते थे, तो लोग कम इंटरेस्ट रेट पे जापान से बोरो करते थे और यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते थे। अब देखिए वही मैंने जो आपको पहले प्रोसेस समझाया, जब जापान से लोग लोन लेके डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो पहले उनको क्या है, जापानीज येन को सेल करना पड़ेगा, डॉलर को खरीदना पड़ेगा बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, यूएस बॉन्ड में, जिसकी वजह से जापानीज येन की वैल्यू वीक हो जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा जापानीज येन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस कैरी ट्रेड की वजह से वो हमेशा ऊपर जाता रहता है। तो हमें दो देशों का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि यूरोप में कितना इंटरेस्ट रेट है, यूएस के अंदर कितना इंटरेस्ट रेट है। जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा वहां पे करेंसी का फ्लो चला जाता है, राइट, इन्वेस्टमेंट का फ्लो वहां चला जाता है। तो दूसरा रीजन ये है, ठीक है। तीसरा जो डिमांड और सप्लाई का जो फैक्टर है वो है रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन सेंटीमेंट। जैसे कि अभी यूएस ईरान वॉर चल रहा है, तो यूएस ईरान वॉर के चलते समय क्या हो, डर का माहौल है पूरा ग्लोबल। तो जब डर का माहौल होता है तो लोग रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना पसंद नहीं करते, यानी कि स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगाना पसंद नहीं करते, राइट। तो वो पैसा जाता कहाँ पे है, फिर वो बॉन्ड में चला जाता है, ठीक है। तो इस समय पे यूएस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। दूसरा फैक्टर ये होता है कि वो जो, और एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, इस चीज को बोलता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। जब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर डर का माहौल होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। जब कोई भी डर का माहौल नहीं होता, सब कुछ अच्छा इकोनॉमी के अंदर चल रहा होता है, सारी ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही होती है, ठीक है, तो लोग रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि स्टॉक्स में, क्रिप्टो में। उसको बोला जाता है रिस्क ऑन सेंटिमेंट। तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में यूएस डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। जैसे अभी यूएस ईरान वॉर चल रहा है, अब यूएस ईरान वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ानी पड़ेंगी। यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट जाएगा, राइट, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होगा, और जो कि हो भी रहा है, राइट। और गोल्ड वगैरह की डिमांड घट जाएगी, वो नीचे गिर जाएंगे, डॉलर स्ट्रांग होगा। बाकी करेंसीज वीक हो जाएंगी डॉलर के कंपेरिजन में, राइट। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड और सप्लाई आती है डॉलर की। ये कौन सी सिचुएशन चल रही है उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करो, और आप इजीली बता सकते हो कि भाई डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, राइट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये तीन साइकिल्स को, कि कौन से स्टेज में हम हैं, कब डिमांड बढ़ेगी, कब डिमांड घटेगी, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार हमें इसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज कैसे करना है, राइट। तो देखिए, हमारे लिए दो तरीके के बॉन्ड या फिर बॉन्ड डील इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 2 ईयर बॉन्ड डील या फिर 10 ईयर बॉन्ड डील। सिर्फ ये दो काम के हैं, और कोई काम का हमारा नहीं है, तो सिर्फ हम दो ये यूज करने वाले हैं, राइट। 2 ईयर बॉन्ड डील से आपको पता लगेगा कि शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट आउटलुक है, जो सेंट्रल बैंक है, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट घटाने वाला है, बढ़ाने वाला है, ठीक है, वो इसके रिएक्शन से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या होगा, वो 2 ईयर बॉन्ड डील से हमें पता लगता है, राइट। और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक आउटलुक क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है लंबे समय में। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक को हम पता कर सकते हैं 10 ईयर बॉन्ड डील से। तो बेसिकली 2 ईयर बॉन्ड डील हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 ईयर बॉन्ड डील से। 10 ईयर बॉन्ड डील भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है डॉलर के डायरेक्शन को डिसाइड करने में, राइट। तो चलिए आपको मैं चार्ट पे शो करता हूं कि आपको ये देखनी कहाँ से है, ठीक है, और किस तरीके से देखनी है। तो सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू में आपको दो चार्ट ऐड कर लेने हैं, एक यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का, राइट, चार्ट आपको इस तरीके से दिख जाएगा उसका, ये आपको ऐड कर लेना है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 2 ईयर यील्ड, राइट, ये आपको एक चार्ट मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। और दूसरा आपको 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट ऐड कर लेना है, जो आपको इस तरीके से दिखेगा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर यील्ड। ये दो चार्ट आपको हमेशा अपने जो है वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं, क्योंकि हम इन्हीं दो का यूज करने वाले हैं मोस्टली, राइट। तो एक बार 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको DXY से कोरिलेट करके हमको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, राइट। तो चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए,
दो तरीके से ये जो चार्ट हम यूज करेंगे, ये जो 2 ईयर बॉन्ड डील का चार्ट है उसको हम दो तरीके से यूज करने वाले हैं। एक DXY की ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए कि DXY का ट्रेंड किधर जाने वाला है आज या फिर कुछ दिनों में, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इंटरडे के लिए हम ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए 2 ईयर बॉन्ड डील का यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम DXY का ट्रेंड और बॉन्ड डील के ट्रेंड में डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि DXY ऊपर जा रहा है और बॉन्ड डील ये नीचे जा रही है, ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो गया दोनों में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि डॉलर जल्दी ही रिवर्सल देने वाला है, यानी कि डॉलर नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बॉन्ड यील्ड की डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा DXY, राइट। तो हम बॉन्ड यील्ड की डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे कि DXY की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, राइट। तो चलिए इस चीज को आप चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 2 ईयर बॉन्ड डील का चार्ट है अभी 1 आवर का। इस पर देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, देन हम DXY पर जाकर देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हो करंट में आप, यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हम बॉन्ड डील के अंदर, ओके। एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट, ठीक है। इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे ये वाला, अगर इस कंसोलिडेशन को मार्केट ब्रेक कर देती है इस तरीके से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांस इस चीज़ के होंगे कि वहाँ पे बुलिश मूवमेंट दे सकता है DXY, राइट। अगर ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ट्रेंड ये एक रिवर्सल आता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि DXY में भी एक रिवर्सल आएगा, राइट। अब DXY का चार्ट देख लेते हैं 1 आवर का। DXY के चार्ट पे देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है, वहाँ से बार बार सेलर्स ने मार्केट को रिजेक्ट किया है, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रही है। अब देखिए ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे बैठा हुआ है अभी DXY। अब DXY इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से रिवर्सल देगा, ये आपको कंफर्म कैसे होगा पहले से ही। तो अगर पहले से यहाँ पे हमें रिएक्शन ये दिख जाता है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर चला जाता है ये ब्रेक करके, ठीक है, और ये अगला जो लेवल चेंज करेगा वो ये वाला चेंज करेगा, राइट। इस लेवल को, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ये ऊपर जाता है 2 ईयर बॉन्ड डील का चार्ट, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हमारी ये है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन ये जो चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर देख के आप बाइंग के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे, ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पहले से ये ब्रेक डाउन दे देता है यहाँ पे, ठीक है, एक शार्प मूव इधर आ जाती है और यहाँ पे मूव नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग स्ट्रक्चर देख के आप रिवर्सल के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगा आपको बॉन्ड यील्ड का चार्ट कि ये DXY जा कहाँ सकता है, और DXY जिस साइड में जाएगा उसी डायरेक्शन में बहुत सारे पेयर जाएंगे। देखिए DXY यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो हम गोल्ड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं XAU USD। गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, अब गोल्ड में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। अब गोल्ड में हम 1 आवर का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गोल्ड में एक ये यहाँ से क्रूशियल लेवल से एक मूव आया था, ठीक है, इसका बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख लोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एरिया था, ठीक है। 4 आवर का आप चार्ट देखोगे तो जो मैंने जैसे कि एक FTC स्ट्रेटजी आपसे शेयर करी है, वो FTC सेटअप भी यहाँ पे मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मूव आया था। यहाँ से मार्केट जो गिर रहा है थोड़ा सा धीमे धीमे गिरने की कोशिश कर रहा है, और ये एक क्रूशियल लेवल भी है, तो हमारे बेसिक सेटअप के हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है इसमें, राइट। छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको ऐसे ले सकते हो कि जैसे कि एक ये लेवल है हमारा, ठीक है, तो इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अच्छी खासी कैंडल बना के ऊपर गया है और यहाँ पे आके मार्केट फिर कंसोलिडेशन कर रहा है।
अब गोल्ड भी देखिए दो तरीके से यहाँ पे मूव दे सकता है, या तो ये मूव दे सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देके ये मूव दे सकता है गोल्ड, या फिर गोल्ड यहाँ से ये वाला मूव दे सकता है। तो कौन से मूव की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, किस डायरेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो इसके ऊपर डिसाइड होगा कि डीएक्सवाई का चार्ट कहाँ जाता है। तो डीएक्सवाई के चार्ट में हमने ये देखा था कि अगर ब्रेकआउट दे देता है डीएक्सवाई का चार्ट, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दे देगा, गोल्ड यहाँ से और नीचे चला जाएगा, इस लेवल तक टच करने की कोशिश करता है, इवन और ज्यादा फर्दर गिर सकता है। अगर वहां से एक रिवर्सल आता है तो गोल्ड यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी मुझे किस चीज की ज्यादा लगती है, वो रिवर्सल की लगती है यहाँ से, कि गोल्ड यहाँ से एक अच्छा पुल बैक दे सकता है वापस से। ठीक है, यहाँ से पुल बैक दे सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर मेरे को ज्यादा नजर आता है बेरिश स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में। ओके, तो बॉन्ड यील्ड से आपने डायरेक्शन कंफर्मेशन करनी है डीएक्सवाई की डायरेक्शन से आपको गोल्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, और आपको जितने भी फॉरेक्स पेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन मिल जाएगी। यूरो यूएसडी में आप ट्रेड करोगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा डीएक्सवाई के, गोल्ड अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जीबीपी यूएसडी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, यूएसडी जेईपाई यूएसडी सीएचएफ उसके डायरेक्शन को फॉलो करेंगे डीएक्सवाई की डायरेक्शन को। तो एक तरीका ये है आपको बॉन्ड यील्ड को यूज करने का, राइट। दूसरा बॉन्ड यील्ड का आप यूज कैसे कर सकते हो, अभी देखिए फिलहाल हमें ये ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि डीएक्सवाई वहां से एक बुलिश मूव दे सकता है और डॉलर गोल्ड यहाँ से डाउन मूव दे सकता है, राइट। देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से हमें पहले से कंफर्मेशन मिल रहा है। ये कंफर्मेशन काफी स्ट्रांग होता है, जैसा कि मैंने बताया था, ये मनी का रियल इन्फ्लो है। बॉन्ड यील्ड बढ़ती है मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, राइट। तो ये दूसरा आप कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हो आप, कि जितने भी न्यूज इवेंट होते हैं डॉलर से रिलेटेड, एनएफपी का डेटा हो गया, सीपीआई डेटा हो गया, जितने भी ये डेटा आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, जब मूव आता है डेटास की वजह से तो उसको आपको कैसे ट्रेड करना है, उसमें भी हम इसका कंफर्मेशन करेंगे कि मतलब बॉन्ड यील्ड के ऊपर कितना इंपैक्ट आया तुरंत, है ना। जिस डायरेक्शन में बॉन्ड यील्ड जाएंगे उस डेटा की वजह से उसी डायरेक्शन में डीएक्सवाई जाएगा। ठीक है, तो वहां भी आप यही डाइवर्जेंस देख सकते हो और ट्रेंड कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिख जाएगी एनएफपी डेटा के बारे में। तो एनएफपी डेटा वाले वीडियो में मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि बॉन्ड यील्ड का किस तरीके से आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो न्यूज ट्रेडिंग आपको करनी हो किसी इवेंट को लेके उसमें कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस किसी और न्यूज की कर रहे हो उससे कर सकते हो, प्लस बेसिक प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन आपको लेना है तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसी की डायरेक्शन को ही फॉलो करना होगा डीएक्सवाई को। अब बॉन्ड यील्ड आप देख रहे हो लगातार ऊपर जा रही है कुछ समय से, यहाँ से क्लियर देख सकते हो अब अच्छा अप ट्रेंड बॉन्ड यील्ड में चल रहा है, और यही अप ट्रेंड आपको डीएक्सआई में देखने के लिए मिल रहा है, और यही रीजन है इस चीज का कि गोल्ड में आपको लगातार एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, गोल्ड में आप लगातार देख रहे हो कि अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यही इसका नतीजा है, राइट। तो सारी चीजें कोरिलेटेड है। इस कोरिलेशन को जैसे ही आप मास्टर करने लग जाते हो तो एक एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाती है जिसकी बेस पे और आप बेटर कंफर्मेशन के साथ में बेटर ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अपने प्राइस एक्शन को इसके साथ में जब आप कंबाइन कर दोगे तो और ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप बन सकता है, राइट। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से इसका यूज करना है और किस तरीके से हम लोग इसके अपने डेली ट्रेड्स का भी एनालिसिस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, राइट। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।